1908 में तो ये मामला शुरू हुआ। 1914 में जो बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन थी, उसके बाद एक कुछ चीज़ें तय हो गई। पाकिस्तान का क्लेम है कि ये मुकम्मल इलाका हमारा है। जो मैप उस वक्त इशू हुआ, भारत जो है वो कहते हैं कि आधा हिस्सा हमारा है, आधा पाकिस्तान का है। तो अभी एक्चुअल पोजीशन क्या है वहां पर, और आपको ये डिस्प्यूट को मुस्तकबिल में रिजॉल्व होता दिखाई दे रहा है? जी हैदर, प्राइमरीली सिरक्रीक को समझने के लिए उस एरिया की ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। जी सर। देखिए, ये जो सारा एरिया है ये एक ग्रेटर सिंध का पार्ट था, और जब हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिश टाइम पे जो बॉम्बे रेसिडेंसी थी वो सिंध को कंट्रोल करती थी, तो ये सारा पार्ट एक मुकम्मल एक कंट्रोल में आता था। जी। हाउएवर 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और भारत में जब इसकी बाउंड्री डिवीजन हुई, उस बाउंड्री डिवीजन पे हमारे पास जो साइट्स थी, बहुत सारी जगहों पे क्लैरिटी आ गई, लेकिन ये जो था सिर क्रीक का एरिया, इसमें डिस्प्यूट था, बिकॉज इसमें जो क्रीक्स हैं उसको देखना चाहिए कि वो अपना एरिया शिफ्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक। पानी है, पानी अपना रास्ता खुद बनाते हैं, तो क्रीक्स ने एक तो अपना एरिया शिफ्ट किया, और जो बाउंड्री पिलर उस वक्त डिफाइन किया गया कि एज अ बाउंड्री है, वो पाकिस्तान की साइड पे है, और जो पाकिस्तान का क्लेम है वो 100% करेक्ट और वेरीफाइबल है। इसको हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर वेरीफाई करा चुके हुए हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इंडिया ने एक वक्त पे वहाँ पे पहली अपनी एक एग्रेशन की, जैसे इन्होंने ज़मीन पे भी की, उन्होंने वहाँ पे अपनी एक सिक्की पोस्ट बनाई और अपने मार्कोस कमांडोज को वहाँ पे स्टेशन किया। अब वो जब मार्कोस कमांडोज वहाँ पे आके बैठ गए और वो क्रीक्स में वो एडवांस कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि अपने मैयर्स लें, अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करें। तो पाक बहरिया ने बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए। हमने वहाँ पर अपनी फॉरवर्ड पोस्ट बनाई, पाक मेरीन्स को वहाँ पे हमने डिप्लॉय किया। अब जब पाक मेरीन्स की डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई है, तो अब हमारा हक है कि हम अपने एरिया का दिफा करें। प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे अगर आप क्रीक की डायनामिक्स को समझें, तो उसमें रात के वक्त अगर जब हम कहते हैं फ्लडिंग वाटर होता है, ये जिसे हम मुद्दो-जज़र कहते हैं, तो उसकी डायमेंशंस कुछ और होती हैं। सुबह पानी उतर जाता है तो उसकी डायमेंशंस कुछ और होती हैं। तो इंडिया की तो एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इस मसले को पॉलिटिकली रिजॉल्व करे, लेकिन पाकिस्तान का ये स्टांस है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने तमाम मसाइल्स को इकट्ठे हल करना चाहता है विद वन ड्राइंग बोर्ड, कि जिसमें कश्मीर भी शामिल है, जिसमें हमारे सियाचिन का एरिया भी शामिल है, और जिसमें हमारा सिर क्रीक भी शामिल है। बिल्कुल ठीक। वेर एज इंडिया की डिजायर है कि पाकिस्तान बाकी चीज़ों को अलहदा कर दे और सिर क्रीक का मसला भी इसको हल कर ले। पॉसिबल है, और जब भी सिर क्रीक का मसला हल होगा, और जो पाकिस्तान की जो डिमार्केटेड, जो पाकिस्तान का जो क्लेम्ड एरिया है उसके ऊपर होगा, ये इंडियन क्लेम के ऊपर नहीं हो बिल्कुल ठीक। सकता। अच्छा सर, हमने गुज़िश्ता साल भी देखा, भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरक्रीक से मुतालिक एक स्टेटमेंट दी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि यहाँ से कराची का जो रास्ता जाता है हमें वो भी बहुत बेहतर पता है। और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि गुज़िश्ता साल भारत को जिस हजीमत का सामना करना पड़ा है, अब की बार अगर भारत कोई एग्रेशन का आगाज़ करता है तो उसमें इस साइड से उसको इनिशिएट किया जाएगा। स्पेसिफिकली सर, अगर सरक्रीक की बात करें, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट उस एरिया की डायनामिक्स के अकॉर्डिंग किसके पास है सर? ये ना जी देखें, बड़ा मैं मुश्किल तो नहीं कहूँगा, ये वो सवाल है कि देखिए, जिसने अपनी आंखें ज़्यादा खुली रखी हैं उस एडवांटेज उसको जाएगा। वो बॉक्सिंग में कहते हैं ना, हिट फर्स्ट, हिट हार्ड एंड कीप ऑन हिटिंग। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ये है कि अगर कभी अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आता है, तो हम तैयार हैं और हम हिट करने की पोजीशन में हैं, और फिर हम छोड़ेंगे नहीं कि हम जिस जगह तक उनको पहुँचा कर आएंगे। प्राइमरी जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हैदर, वो ये है कि सर क्रीक में जो वो राजनाथ सिंह साहब ने कहा जी कि हमें कराची का रास्ता पता है, तो 65 की जंग में वो लाहौर जिम खाना में भी चाय पीने का प्लान करके बैठे हुए थे। तो हमारे जो जवान वहाँ पे बैठे हैं, वो जो पाकिस्तान की मेरीन्स हैं, दे आर फुली अवेयर। और आज की जो मॉडर्न जंग है ना जी, वो इसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली सिंगल सर्विस की जंग नहीं है। ये बेसिकली एटलीस्ट बाय सर्विस एप्लीकेशन होती है। तो पाकिस्तान नेवी, पाक एयरफोर्स मिलकर इसका दिफा करेंगी, और जहाँ पे ज़रूरत होगी तो हम उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की पूरी पूरी सलाहियत रखते हैं, और हम ऐसा करने के पोजीशन में हैं कि हम उनसे किसी भी किस्म का सरप्राइज उनको दे सकें। बिल्कुल ठीक। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ये सिर्फ
इन तीन ममालिक के दरमियान होने वाला एक दिफाई मुआहदा है, या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो बातें हो रही थी कि नए अलायंसेस बनेंगे, नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब दिया जाएगा, ये इस रीजन के एतबार से उसकी बुनियाद रख दी गई है, जिसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि अब पाकिस्तान का इस रीजन में इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, एंड आई बिलीव के एवरी पाकिस्तानी हैव द राइट टू टेक प्राइड इन दैट कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो मौका दिया कि जिस मौके की वजह से आज हम फ़ख्र से अपना सर बुलंद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली इसमें हमें थोड़ा सा बैक ट्रैक करना होगा। वी मस्ट लुक एट दी जो 2025 में मई में जो चाइना में डेवलपमेंट हुई कि जो उनका डिफेंस डे परेड थी, उसके अंदर शी जिनपिंग साहब ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि दुनिया में नए नॉर्मल्स होने चाहिए और नया वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहिए। मल्टीपोलर और that was basically based upon the the desire to have regionality और रीजनल पावर्स जो कि मिडिल टीयर की पावर्स हैं उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इन्हांस करने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो मौका दिया। आई एम श्योर कि डॉक्टर इलामा इकबाल आज बहुत खुश होंगे कि उनका वो जो शेर जो वो पढ़ा करते थे कि एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के शहर से लेके काशगर। जी जी। तो आज उसकी एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं। मैं इसको एक ब्रॉडर रीजनल पर्सपेक्ट में देखता हूँ कि चूंकि हमारा रीजन जो है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ दिस रिसेंट गल्फ वॉर, और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है पूरी दुनिया की वो अंडरमाइन हो रही है। तो इसमें एक ज़रूरत थी कि जो रीजनल मिडिल टीयर एक्टर्स हैं वो एक अपना रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लेकर सामने आए, जिसमें राइटली ऑफ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्किया ने अपना एक रोल अदा किया। एंड आई फोरसी के बहुत जल्द इसमें और लोग भी शामिल होंगे, और जिसमें प्रोबेबली कतर, बहरीन, कुवैत और इजिप्ट, इन्होंने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर भी दिया है। सिर्फ एक मैकेनिज्म तय करना है कि उनके ऊपर हम कैसे ये जो एक डिफेंस पैक्ट है इसको कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। सही। और इसका जो ग्रेटर इफेक्ट आएगा वो बहेरा अरब, गल्फ ऑफ एडन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो सिक्योरिटी है उसका पर उसका इम्पैक्ट आएगा। और उसमें पाक बहरिया का एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ये समुंदर पे है। तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान बहरिया की कैपेसिटी बिल्डिंग और कैपेसिटी एनहांसमेंट पे कैसे काम किया जाता है। लेकिन सर आपने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी के मुझसे मुताल्लिक बात की विदाउट कंसल्टेशन विद ईरान, आप समझते हैं कि ये मुमकिन होगा? जी मैं ये समझता हूँ कि ईरान की जो एक अपनी एक जो बिकॉज एक जोग्राफी रियलिटी है ईरान वहाँ पे, एंड आई एम श्योर कि जो ईरान को ऑन बोर्ड लिया गया होगा, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि जो इस करारदाद का जो ड्राफ्ट है, जो इसके जो पार्ट्स हैं वो ईरान से शेयर किए गए हैं। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़े पर्सपेक्ट में हम ईरान को देखें कि ईरान भी इस कोलिशन का पार्ट बनता हुआ नजर आए। बिल्कुल सही। असल जो चीज़ है वो देखने की कि चाइना और इंडिया और इजराइल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इसको, क्योंकि चाइना ग्लोबल लीडर के तौर पर इमर्ज कर रहा है, और यहाँ पे चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी की एक समझे कि मेन डोमेन है। बिल्कुल सही। इंडिया डेफिनेटली एक हम उससे जो मर्जी हमारे से इख्तलाफात हो, लेकिन वो एक रीजनल पावर हैं, उनकी एक बड़ी नेवी है और एक दुनिया की सबसे बड़ी कौम है बाय वॉल्यूम, जिसके उनके सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जी। तो उनका एक अपना से होगा। और इजराइल चूंकि उनका एक ईरान के साथ एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट है, तो देखना होगा वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक वक्त की ज़रूरत थी पाकिस्तान के लिए इसमें एज अ मिडल पावर अपने आप को मंजूर कराना, और दुनिया के जो नया नक्शा बन रहा दुनिया के उसमें अपनी जो उसकी पावर है या उसकी जो एक से है उसको लेके चलना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री की लीडरशिप इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने जिक्र किया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सिक्योरिटी के एतबार से, फिर आपने कहा कि आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ईरान के साथ इसका ये ड्राफ्ट शेयर भी किया गया और मुस्तकबिल में ईरान इसका हिस्सा भी बन सकता है। एज ऑफ नाउ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की पोजीशन ये है कि अमेरिका कहता है कि अब हमारा कंट्रोल है इस पर, हमने ईरान की जानब से बिछाई गई बारूदी सुरंगें ख़त्म कर दी हैं। ईरान की क्लेम अदरवाइज़ है, वो कहते हैं हमारा कंट्रोल है, और अगर अमेरिका चाहता है कि इसको खोला जाए तो हमारी ये 6 शरायतें हैं जो पहले इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में भी 4 पॉइंट्स पर अग्री किया गया, और 1-2 एडिशनल पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर। आपके नज़दीक अमेरिका कभी भी ईरान के बगैर
इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ले सकता है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी, जो मुल्क किसी भी जगह पे माइन फील्ड डिक्लेयर करता है, ये उसी की जिम्मेदारी होती है कि उसने उस माइन फील्ड की क्लियरेंस को डिक्लेयर करना होता है। देयर इज नो अदर पावर ऑन अर्थ विच कैन एक्चुअली से कि जी इस जगह को हमने क्लियर कर दिया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी ताकत हो। तो अनटिल एंडलेस ईरान खुद ये कहे कि जी कि मैंने इसको क्लियर कर दिया है, बिल्कुल सही। क्योंकि फिर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान की आ जाएगी कि कल को खुदा ना खास्ता किसी शिप को माइन हिट हो जाती है, तो ये फिर जो ब्लेम एट्रीब्यूशन है वो ईरान पे आएगी। बिल्कुल सही। और ईरान को एग्जैक्टली पता उन्होंने किस किस जगह पे वो माइंस हैं जो बिछाई हुई हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उसको क्लियर नहीं कर सकती। और फॉर दैट मैटर यूएसए के पास अभी वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको कर सके। उनको अपने पूरे जो रिसोर्सेज हैं डिप्लॉय करने पड़ेंगे और उसके लिए एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए होता है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन कीजिए कि जो इनकी एक क्लेम और काउंटर क्लेम है, मैं ये समझता हूँ जो इस वक्त जो ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स है वो इफेक्टिव है, वो यूएसए कर रहे हैं कि यानी कोई भी ट्रैफिक जो जा रही है टुवर्ड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरानियन पोर्ट के लिए डिस्टाइंड है, उसको वो चेक कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो कंट्रोल है वो अभी भी ईरान का है, जिसको ईरान परमिशन दे रहा है, वो जा रहे हैं, बाकी लोगों को वो रोक रहे हैं। और इफेक्टिवली ये जो ज्योग्राफी है जिसको हम सुपीरियर स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन का नाम देते हैं, ये इस वक्त ईरान के पास है, दैट विल रिमेन विद देम, इसको कोई उनसे ले नहीं सकता। और इफेक्टिवली ईरान का ही कंट्रोल रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, या फिर कोई एग्रीमेंट ऐसा हो जाए, जैसे कि अभी हम ओमान एग्रीमेंट की बात सुन रहे हैं कि ओमान और ईरान मिलकर इसका कंट्रोल संभालेंगे, तो वो एक पॉसिबिलिटी नहीं तो सर आप समझते हैं कि ओमान और ईरान अगर म्यूचुअली अग्री कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें अमेरिकन कंसल्टेशन ओमानियन साइड से शामिल होगी, तो इस पे रजामंदी हो जाती है तो हम ये अखज़ करें कि मुज़ाकरात पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं और अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बाकी मामलात हैं वो भी फिर मुस्तकबिल करीब में तय हो सकते हैं। हम ये देखते हैं कि जो यूएसए और इजराइल के जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे फॉर इन्वेडिंग अ वॉर इनटू ईरान, वो अभी तक नहीं पूरे हुए। और जब तक आप जंग के जो जिसका पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव या नेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं वो आप अटेन ना कर लें, तो आपका एक अनफिनिश एजेंडा होता है ये। सूनर और लेटर आई फोरसी के अमेरिका और इजराइल और जो उनके कोलिशंस हैं वो दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देयर आर थिंग्स, जैसे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अभी भी, यानी कि उसको आप 100% डिसमेंटल नहीं कह सकते। वो जो 400 kg एनरिच यूरेनियम पड़ी हुई थी उसका किसी को नहीं पता वो कहाँ पे है। रजीम चेंज था, वो हो नहीं सका, तो आपने इतनी बड़ी जंग किस लिए शुरू की? तो जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शायद चूंकि अचीव नहीं हुए, विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू द अमेरिकन डिफीट, हम इसको एक कॉग्निटिव डोमेन में कह सकते हैं। तो एक बिगर पावर को अपने उस स्टैचर को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। एंड आई फोरसी के वो आने वाले दिनों में वी विल सी मोर डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन दिस एरिया। और ये हमने अभी कोलेशन जो पाकिस्तान, टर्किया और इसका है सऊदीया का, इट इज़ वन स्टेप टुवर्ड्स दैट, क्योंकि रीजन अनस्टेबल हो रहा है और नज़र आ रहा है सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को कि इस इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए एक अलायंस बनाना ज़रूरी था, ताकि कल को अगर यहाँ पे दोबारा कोई ऐसी जंग शुरू होती है तो जो डिसरप्शन अभी हुई है उसको कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल।